नमस्कार मित्रों। फ्रांस में कांस फिल्म समारोह चल रहा है और इन दिनों भारत की एक ऑफिशियली फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट की चर्चा जोरों पे है। यह फिल्म भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर नाम्बी नारायण के जीवन पर आधारित है। आइए इस फिल्म के बहाने इतिहास के कुछ पन्नों को टटोलते हैं। फिल्म का प्लॉट बिल्कुल नाम्बी नारायण के वास्तविक जीवन पर आधारित है। कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1994 से। केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में एक महिला गिरफ्तार होती है जिसका नाम है मरियम रशीदा और ये मालदीव की रहने वाली महिला है। इसके पास से इसरो के कुछ कागजात मिलते हैं और इसके कुछ ही दिन के बाद जो इसरो के रॉकेट साइंस विभाग के जो डायरेक्टर थे, जो चीफ कर्ता धर्ता थे, डॉक्टर नाम्बी नारायण, उनको नवंबर 1994 में गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनको 11 दिनों के पुलिस कस्टडी में दी जाती है, जहां उन्हें काफ़ी यातनाएं दी जाती हैं। अभी तक नाम्बी नारायण को ये नहीं पता है कि उन्हें किस लिए गिरफ्तार किया गया है। लगभग 20 दिनों के बाद नाम्बी नारायण का जो ये केस है केरल सरकार के द्वारा गठित एसआईटी से सीबीआई को सौंप दी जाती है। सीबीआई ने इस पर जांच पड़ताल शुरू किया। जब कोर्ट में पहली बार गए नाम्बी नारायण, तब उन्हें पता चला कि उन्हें भारत सरकार तथा इसरो के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर यह आरोप था कि वे इसरो से कुछ गुप्त जानकारी को पाकिस्तान तथा अन्य दूसरे देशों को बेच रहे हैं। नाम्बी को तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन यही आरोप उन पर गढ़ा गया था। बहरहाल सीबीआई ने जांच करना शुरू किया और जांच करने के लगभग 2 वर्षों के बाद मई 1996 में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट केरल के लोअर कोर्ट में पेश की और सीबीआई ने स्पष्ट किया कि यह केस बिल्कुल फर्जी, मनगढ़ंत है और नाम्बी तथा उनके जो 2 साथी गिरफ्तार हुए थे, उनका इस झूठे केस से कोई लेना देना नहीं है। वह बिल्कुल बेकसूर है, बेदाग है। अब जब नाम्बी इस केस से बरी हो गए, तब उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ना शुरू किया। इस बीच केरल सरकार ने सीबीआई की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और वो फिर से जांच कराने के लिए अर्जी दाखिल किया कि मैं दोबारा जांच कराना चाहता हूं और इस बार सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से नहीं, बल्कि केरल सरकार के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो गठित एसआईटी है उसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं। लेकिन केंद्र की सरकार ने इसको नकार दिया। केंद्र की सरकार ने नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया और बोला कि अब इस पर दोबारा जांच करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद नाम्बी की लड़ाई शुरू होती है। 2001 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नाम्बी के पक्ष में फैसला लेते हुए केरल सरकार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया, परंतु केरल सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया।
नाम्बी की लड़ाई धीरे धीरे और आगे बढ़ती गई। नाम्बी सबसे पहले केरल हाई कोर्ट में गए। अब केरल हाई कोर्ट में गए तो केरल हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द किया। फिर नाम्बी यहाँ रुके नहीं और नाम्बी सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज किया कि अगर मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ ही, लेकिन जिनके कारण मैं इतने दिनों तक फंसा रहा, हमारी सारी करियर चौपट हो गई, लोगों के नज़र में मैं गद्दार बन गया, देशद्रोही बन गया। इस घटना ने एक और चीज़ को उजागर कर दिया कि हमारे देश में बिना कुछ सोचे समझे हम किसी को भी गद्दार, देशद्रोही बना देते हैं। हमारी मीडिया इतनी निगेटिव है, हमारा जो मीडिया तंत्र है यह इतनी निगेटिविटी से भरी हुई है कि अचानक इतने बड़े वैज्ञानिक और देशभक्त इंसान को देशद्रोही बनाने में, गद्दार बनाने में हमें तनिक भी देर नहीं लगती है। और नाम्बी के साथ भी ऐसा ही हुआ। हर पल उन्हें मौत मिलता रहा, उनका परिवार तहस नहस हो गया। लेकिन नाम्बी ने अपनी लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ा। वह सुप्रीम कोर्ट गए और फिर एक समय आया जब 24 सितंबर 2018 का समय, 24 सितंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट के उस समय के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और 3 अन्य जजों की बेंच ने यह निर्णय लिया कि नाम्बी नारायण पूरी तरह से बेकसूर हैं और उन्हें केरल सरकार मुआवजा दे, और मुआवजा के रूप में राशि तय जो किया था वो था 75 लाख रुपये। और यह 75 लाख रुपया उन लोगों से लिया जाए जिनके कारण नाम्बी को इतनी कष्ट सहनी पड़ी, इतनी जलालत सहना पड़ा। उस समय जो केरल सरकार के एसआईटी के चीफ थे सीबी मैथ्यूज, वो बाद में केरल राज्य के डीजीपी भी बने। इसके अलावा और लोग, जो 2-3 लोग इसमें शामिल थे, उन लोगों की से पैसा लिया जाए। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उनके संपत्तियों को बेचकर, अगर उससे भी नहीं पूरा होता है तो केरल सरकार अपनी निधि से नाम्बी नारायण को 75 लाख रुपया दे तथा पूरा सम्मान के साथ वापस करे। हालांकि केरल सरकार ने बाद में इस बात को मान लिया और नाम्बी नारायण को 1,30,00,000 रुपये वापस किए। लेकिन नाम्बी को असली उनका जो सम्मान था वो बाद में 2019 में मोदी सरकार ने उन्हें पद्म भूषण देकर सम्मानित किया। तो इस प्रकार नाम्बी ने एक सीधे साधे, एक प्रतिष्ठित और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक की लाइफ जो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन यहाँ अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर नाम्बी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों हुआ, जब इस केस में कुछ था ही नहीं। तो इस केरल सरकार को, केरल पुलिस को इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? ये सबसे बड़ी बात है। आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा मंथन करते हैं। मित्रों, 90s
की शुरुआत में 1990-91 में भारत का समझौता रूस के साथ होता है क्रायोजेनिक इंजन के संबंध में, उसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के संबंध में। रूस भारत के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर करता है और उस समय लगभग 260 करोड़ का यह समझौता था, बाद में 300 करोड़ तक पहुंचा। लेकिन इसी चीज़ को, इसी क्रायोजेनिक जो समझौता है, उसके लिए अमेरिका भी तैयार था और फ्रांस भी तैयार था। लेकिन अमेरिका और फ्रांस दोनों काफ़ी ऊंचे दाम पर भारत को यह समझौता करना चाहते थे। लेकिन भारत सरकार पहले से प्रतिबद्ध था रूस के साथ समझौता के कारण। फिर अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर किसी तरह से उस समझौता को रूस पर दबाव डालकर भारत के साथ वो समझौता को ख़त्म करवा दिया। लेकिन ये नाम्बी नारायण ही थे जिन्होंने इसरो और भारत सरकार को, भारत को यह विश्वास दिलाया कि मैं स्वदेशी तकनीक से ही क्रायोजेनिक को विकसित करूंगा और रॉकेट साइंस की दुनिया में एक नए मुकाम पर ले जाऊंगा। और नाम्बी नारायण ने स्वदेशी क्रायोजेनिक पर काम करना शुरू किया। अमेरिका को इस समय तक विश्वास हो गया था कि नाम्बी कहीं स्वदेश में ही विकसित तकनीक के द्वारा क्रायोजेनिक को विकसित न कर लें। इसलिए रूस के समझौता तो उसने तोड़वाया ही, भारत में एक षड्यंत्र करना शुरू किया और इस षड्यंत्र के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था। उस समय केरल में कम्युनिस्ट सरकार थी और कम्युनिस्ट सरकार के कुछ मंत्रियों से इस तरह का एक डील हुआ, जैसा कि रिपोर्ट बताया जाता है। और उस डील ने केरल पुलिस को सामने लाया गया और ये पूरा कहानी एक प्लॉट किया गया कि किस तरह से हमें इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है और इसके लिए जो बलि का बकरा बने वो नाम्बी नारायण बने। यह सिर्फ नाम्बी नारायण की ज़िंदगी को तहस नहस करने वाला ही नहीं था, भारत के जो अंतरिक्ष विज्ञान की ऊंचाइयां थी उस पर ब्रेक लगाना भी था और लगा भी। इस घटना से भारत लगभग 20 साल पीछे चला गया। आज जिस स्थिति में हम लोग हैं अंतरिक्ष की दुनिया में, भारत का एक मुकाम है, लेकिन यह मुकाम और भी आगे पहुंच सकता था अगर ये घटना न होती। नाम्बी नारायण स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक के द्वारा ही वो मुकाम हासिल करते जिसके लिए हम लोग आज इतने सालों के बाद भी नहीं पहुंच पाए। तो मित्रों, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट भारत के सिनेमाघरों में 1 जुलाई 2022 को रिलीज होगी। अभी कांस फिल्म समारोह में इसका स्पेशल स्क्रीनिंग हुआ है। 22 तारीख से भारतीय फिल्मों का स्क्रीनिंग वहाँ शुरू हुआ है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत आसान है झूठे अफवाहों, झूठे किस्सों पर किसी को उसके नज़रों से गिरा देना, गद्दार बना देना, देशद्रोही बना देना। यह घटना हमारे भारतीय समाज की अपरिपक्वता, मीडिया की निगेटिविटी और शासन प्रशासन तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को भी उजागर करती है। नमस्कार मित्रों, वीडियो कैसा लगा? आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।